औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्कशन है वो फ़िलॉसफ़ी अकॉर्डिंग टू पीयू आउटलाइन पर जारी है। स्टूडेंट्स, हम इसकी पूरी आउटलाइन को ख़त्म कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताऊँगी कि आपने क्वेश्चन पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये कोई भी क्वेश्चन है वो किस तरह दे सकते हैं। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। फ़िलॉसफ़ी का पेपर अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसा इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप इसको ऐसे करें, आप इसको ऐसे करें, आपकी इसके बारे में क्या राय है। वो इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर आपका वही होता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। इंशाल्लाह आपको मैं इस लेक्चर में सब कुछ बताऊंगी कि आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर किस हिसाब से आता है, क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। वीडियो एक तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो आप दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या किस चीज़ को किस तरह अटेम्प्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले तो ये आता है ना कि व्हाट इज़ फिलोसफी। फिलोसफी क्या है, ये तो आपको एज अ क्वेश्चन इसी तरह ही आएगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फिलोसफी क्या है। मतलब फिलोसफी मतलब आगे हम इसको देखेंगे फिलोसफी मैटर क्यों करती है। अब देखें फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वाई फिलोसफी मैटर, एक ये क्वेश्चन और एक व्हाट इज फिलोसॉफिकल मेथड, ये ऑलमोस्ट इनकी वर्डिंग सेम है। मीन्स के इनके अंदर चीज़ें सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपने वर्डिंग को इनके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर देना है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज फिलोसफी, वाई फिलोसफी मैटर, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिलोसफी एंड वाई फिलोसफी मैटर, वो ये आपसे पूछ लेता है। फिर वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज फिलोसॉफिकल मेथड। फिलोसॉफिकल मेथड में स्टूडेंट्स ये देखें, ये आ जाता है जी फिलोसॉफिकल मेथड। अब फिलोसॉफिकल मेथड और ये जो ये वाई फिलोसफी मैटर, ये तकरीबन इनका आंसर सेम है। बस आपने क्या करना है, इनके वर्डिंग को चेंज करना है। आप इनमें से एक में आप फिलोसॉफिकल मेथड आप प्रिपेयर कर लेंगे अपना, तो इंशाल्लाह आपका ये वाला खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा। बस आपने इसकी वर्डिंग को उस क्वेश्चन के अबाउट चेंज करना है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनकी ना वर्डिंग चेंज करने से दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकल आता है। बस इन दोनों की वर्डिंग जो है वो अपने आपस में चेंज करनी है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही आएगा। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई फिलोसफी मैटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स फिलोसॉफिकल टेरेन। अब ये क्वेश्चन वो इस तरह में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, या फिलोसॉफिकल टेरेन भी पूछ सकता है, या फिर स्कोप ऑफ फिलोसफी। इसके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। आपने इन तीनों को माइंड में रखना है, दोनों तीनों का आंसर क्या है वो सेम ही है। इन तीनों में तो आप इनकी ब्रांचेस को एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई ऐसा खास ट्रिक यूज नहीं है। मीन्स के सीधा सीधा आपने इनकी ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना है बस। मतलब क्वेश्चन 3 तरह का आ सकता है कि आप फिलोसॉफिकल राइटर नोट में फिलोसॉफिकल टेरेन, या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि स्कोप ऑफ फिलोसफी क्या है, या फिर ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी क्या है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आंसर तीनों का सेम है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है कि सोक्रेटिक मेथड। अब सोक्रेटिक मेथड स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्वेश्चन है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ के अबाउट अक्सर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि वो अक्सर पूछ लेता है कि एक्सप्लेन वन एग्जामिन्ड लाइफ। अगर आपको सोक्रेटिक मेथड आ जाए तो भी आपने द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नो वर्थ लिविंग को जरूर एक्सप्लेन करना है। ये सोक्रेटिक मेथड है, ये ज्यादातर एज अ शॉर्ट आता है, एज अ लॉन्ग नहीं आता। लेकिन अगर ये एज अ लॉन्ग आ भी जाए, एक तो आप इसको ये जो मैंने लिखा हुआ है आप इसको प्रिपेयर करें, दूसरा आपने किसको प्रिपेयर करना है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नो वर्थ लिविंग। उसकी मैं अभी आपको पिक्चर दिखाती हूँ अनएग्जामिन्ड लाइफ की। ये है स्टूडेंट्स अनएग्जामिन्ड लाइफ। मतलब वो इस तरह पूछ सकता है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक्सप्लेन। वो कहेगा इसको एक्सप्लेन करिए, इसमें सोक्रेट्स क्या कहना चाह रहे हैं। ये सोक्रेट्स का उनकी कोटेशन है, ये वो आपको एज इट इज पेपर में दे सकता है कि इसको एक्सप्लेन करिए। और अगर आपको सोक्रेटिक मेथड आ जाए तो ये लिखना आपने नहीं भूलना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट, मतलब ह्यूमन लाइफ के अबाउट, तो आपने इसको लिखना नहीं भूलना। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेकंड चैप्टर को। स्टूडेंट सेकंड चैप्टर है एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी में सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, यहाँ पे डिफाइन एपिस्टेमोलॉजी। मतलब एपिस्टेमोलॉजी है ना, उसका क्या मतलब है नॉलेज, उसके लिए वो नॉलेज का वर्ड भी यूज कर सकता है, वो एपिस्टेमोलॉजी भी यूज कर सकता है। आपने डिफरेंस नहीं करना, मीन्स के दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी। वो आपको किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉलेज और बिलीफ, इनमें डिफरेंस अक्सर पेपर में आ जाता होता है। आपने इनका डिफरेंस रेडी करके जाना है कि मतलब नॉलेज और बिलीफ में क्या डिफरेंस है, उनको एक्सप्लेन करें। फिर ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज नॉलेज इज अ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ।
वो अक्सर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो कहता है कि ये एक्सप्लेन करें, इज नॉलेज इज अ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, नॉलेज ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ है कि नहीं है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये सारा कुछ मैंने आपको अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप वहाँ से जाके लेक्चर ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज नॉलेज जस्टिफाइड। स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको फिलोसफी के बारे में बताया ना। अगर कोई भी आपको फिलोसॉफिकल मेथड आ जाता है, आपको व्हाट इज फिलोसफी, वाई फिलोसफी मैटर आ जाता है, कोई भी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, अगर जिसमें फिलोसफी का आपने उसमें क्या करना है, पहले फिलोसफी को डिफाइन करना है। मतलब देखें, किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना आपसे, तो आपने पहले उस टॉपिक को डिफाइन करना है, फिर आपने कुछ और अगले अगले का आंसर देना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो कि थे मतलब एपिस्टेमोलॉजी के अबाउट थे, और हमने पढ़ा था स्केप्टिसिज्म, रैशनलिज्म, ये सारा कुछ हमसे स्केप्टिसिज्म। अब वो जो स्केप्टिसिज्म है स्टूडेंट्स, ये स्केप्टिसिज्म जो है ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, ये एज लॉन्ग नहीं आता। लॉन्ग में अगर आए, लॉन्ग में इनका डिफरेंस आता है। एक तो डिफरेंस आता है इम्पेरिसिज्म के बारे में, और दूसरा रैशनलिज्म के बारे में। इन दोनों में डिफरेंस अक्सर वो पूछ लेता है, और रैशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल लॉन्ग में पूछा गया है। रैशनलिज्म और इम्पेरिसिज्म मीन्स कि आपने, अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस आ जाए, पहले आप इन दोनों को डिफाइन करें। मतलब बारी बारी, अब देखें ना, अब हम छोटे बच्चे तो नहीं है कि हम दरमियान में लाइन लगा के डिफरेंस बयान करेंगे। हम पहले एक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाए तो आपने टू द पॉइंट आंसर करना है। आपने ये नहीं कहना कि मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं करना। एग्जामिनर भी इससे थक जाता है, इतने तो पेपर्स होते हैं, तो लेकिन आपने लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, आपने टू द पॉइंट आंसर करना है उनको। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स इम्पेरिसिज्म। अब जो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंस ही देगा, वो इन दोनों में से कोई एक भी दे सकता है। यहाँ तो वो कहेगा इम्पेरिसिज्म पर नोट लिख दे, यहाँ लॉन्ग में कह देगा रैशनलिज्म पे नोट लिखते, ज़्यादा चांसेस रैशनलिज्म के आने के हैं। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स यही था, रैशनलिज्म, इम्पेरिसिज्म और स्केप्टिसिज्म के बारे में। ये मैं आपको सारा अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से एक लॉन्ग भी आता है, एक शॉर्ट भी आता है। ऑलमोस्ट एक लॉन्ग और शॉर्ट मस्ट आता है इस चैप्टर में से। आपने इसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आता है कि मोरल इंट्यूशन एंड मोरल प्रिंसिपल्स। वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मोरल इंट्यूशन एंड मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल इंट्यूशन और मोरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करें सारे विद एग्जांपल। हर चीज़ की आपने एग्जांपल्स आप लाजिम किया करें, बल्कि सिर्फ फिलोसफी के अबाउट नहीं, हर सब्जेक्ट के अबाउट जब तक आप एग्जांपल नहीं करते आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। एग्जाम्पल जरूर किया करें हर क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है कि मोरल रिलेटिविज्म। स्टूडेंट्स देखें, वो आपको लॉन्ग में भी दे सकता है कि मोरल रिलेटिविज्म पर नोट लिखें, शॉर्ट में भी आ सकता है मोरल रिलेटिविज्म पर नोट लिखें। देखें, अगर तो आपको 5 नंबर का शॉर्ट आ रहा है ना, तो आप क्या करें, मोरल रिलेटिविज्म में तीनों को, अब मोरल रिलेटिविज्म को आपको मैंने बताया था ना कि 3 टाइप्स हैं। एक एथिकल सब्जेक्टिविज्म है, दूसरी कल्चरल रिलेटिविज्म है, और एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म है। 3 टाइप्स हैं। अगर तो आपको वो शॉर्ट में पूछता है, पहले तो आप मोरल रिलेटिविज्म को डिफाइन करें, फिर उनको थोड़ा थोड़ा एक ही पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके एग्जांपल लिख दें। लेकिन अगर तो वो आपको लॉन्ग में पूछता है यह क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, इसको सारे को एक्सप्लेन करना है, इसकी तीनों टाइप्स को। एक तो एथिकल सब्जेक्टिविज्म को, दूसरा कल्चरल रिलेटिविज्म को, और तीसरा एथिकल ऑब्जेक्टिविज्म को। इनको आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ। अब आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंट एथिकल थेरीज। इंपॉर्टेंट एथिकल थेरीज में से वो कोई भी थेरी आपको एक लॉन्ग में पूछ लेता है। पिछले साल पेपर में उसने एक लॉन्ग में दिया था, एक शॉर्ट में थेरी दी थी। इन 3 थेरीज में से 3 थेरीज है ना, इनमें से एक उसने शॉर्ट में दी थी, एक उसने लॉन्ग में दी थी एग्जामिनर ने। अब आपने इन तीनों थेरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तीनों को लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर करना है। तीनों लॉन्ग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देना है। अगर आपको किसी भी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस थ्योरी डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म या एथिकल, मतलब जिसको भी एक्सप्लेन करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको मतलब एथिकल थ्योरीज को डिफाइन करना है कि एथिकल थ्योरीज क्या काम करती हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं। ये उनकी पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर तो वो आपको डिवाइन कमांड थ्योरी कहता है। अब डिवाइन कमांड थ्योरी का और भी कोई नाम हो सकता है, ये आप लोगों की बुक पे है, जो पीयू की तरफ से नोट्स आए हैं, आपको वो वहां से कह सकता है, या फिर वो कोई भी दे सकता है। आपने इनमें मतलब इनका डिफरेंस याद रखना है। दूसरा एक डिवाइन कमांड थ्योरी है, दूसरा है जी यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की मीन्स कि अगर आप वो कह सकते हैं राइटर नोट ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखें, ये जो डिओन्टोलॉजी है,
डियोंटोलॉजी जो थ्योरी है उसका दूसरा नाम अब कांटियन एथिक्स भी, उसको कांटियन एथिक्स भी कहते हैं, बिकॉज उसे कांट ने प्रपोज किया था, तो उसको क्या कहते हैं, ये देखें, ड्यूटी बेस्ड थ्योरी। अब इसका नाम ड्यूटी बेस्ड थ्योरी भी है और डियोंटोलॉजी भी है, इसको कांटियन एथिक्स भी कहते हैं। आपने इनमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना, वो एग्जामिनर बच्चों का माइंड में देखता है कि वो बच्चे किस माइंड से पेपर करते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो डियोंटोलॉजी भी कह सकता है, वो ड्यूटी बेस्ड भी कह सकता है, और वो कांटियन एथिक्स भी कह सकता है, बिकॉज कांट था जिसने इसको डेवलप किया। नेक्स्ट थ्योरी आती है जी विर्चू बेस्ड एथिक्स। विर्चू बेस्ड एथिक्स मीन्स के, अब विर्चू बेस्ड एथिक्स वो आपसे कहेगा इस पर नोट लिखें, तो आपने मीन्स के आपने एज अ लॉन्ग इन चारों थ्योरीज को प्रिपेयर करना है। ये चारों थ्योरीज एज अ लॉन्ग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 को। ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एक तो लेंथी भी है और एक ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी आउटलाइन का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, मतलब इसमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लेजिटिमेसी किसकी होनी चाहिए, मीन्स कि गवर्नमेंट को किस तरह राइट्स, दूसरों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम के। तो आपने इस चैप्टर को बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले थोड़ा सा नेचर ऑफ सोसाइटी, मतलब वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स कि वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नेचर कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, मीन्स कि आपने, वो आपसे कह सकता है कि आप बताएं, आप मीन्स कि आपने फिर कंफ्यूज नहीं होना, आपने उसको आंसर करना है अपने हिसाब से। एग्जामिनर जो फिलोसफी का पेपर है ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर वो इसी तरह पूछता है कि इसको बयान करें। अब ये देखें, मैंने आपको ये डियोंटोलॉजी, ये एथिक, कार्टियन एथिक्स, ये चैप्टर नंबर 3 की जो 4 थेरीज हैं, वो क्या, वो ऐसा भी कर सकता है कि वो आपको कोई 2 थेरीज दे दे कि ये यूटिलिटेरियनिज्म और ये डियोंटोलॉजी या कार्टियन एथिक्स है, कोई भी 2 थेरीज दे दे, वो कह देगा कि इनमें बताओ कि आपके नज़दीक कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मीन्स के एग्जामिनर फिलोसफी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने पेपर को ध्यान से पहले गौर से पढ़ना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। वो अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं कि आपके नज़दीक कौन सी अट्रैक्टिव है, आपने क्या करना है, दोनों को पहले तो एक्सप्लेन करना है, एंड पे एक्सप्लेन करके आपने एंड पे लिखना है बोथ द थ्योरीज हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, फिर उसके बाद आपने अपनी राय देनी है कि आपके नज़दीक कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन आता है हु शुड रूल, द क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी, मीन्स कि वो आपसे पूछ सकता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू यू हु शुड रूल द गवर्नमेंट, मीन्स के लेजिटिमेसी कैसी होनी चाहिए, वो आपसे इस तरह करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसी तरह ही, या फिर वो क्या बट वो आपसे भी पूछ सकता है कि द व्हाट हु इज लेजिटिमेस, लेजिटिमेसी किसके पास होनी चाहिए, मतलब हु शुड रूल, किसको रूल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला लेजिटिमेसी वाला। स्टूडेंट्स आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जरूर करके जानी है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इसमें अक्सर पूछी जा सकती है कि मतलब डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपने जरूर करके जानी है। आगे स्टूडेंट्स आता है कि जस्टिस, अब जस्टिस से अच्छा चैप्टर ये स्टार्ट होता है जस्टिस वाले टॉपिक से। अब स्टूडेंट्स आपको ये लॉन्ग में पूछ सकता है कि व्हाट इज जस्टिस, डिस्कस इन डिटेल, जस्टिस के बारे में पूछ सकता है कि मतलब ओरिजिन ऑफ जस्टिस क्या है, ओरिजिन ऑफ जस्टिस भी मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, ओरिजिन ऑफ जस्टिस क्या है, मतलब जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्यों माइंड में लाया गया सोसाइटी में। अब ये लॉन्ग में भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज जस्टिस, और शॉर्ट में भी आ सकता है। इसकी आगे फिर 2 टाइप्स हैं, आप उनकी इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इसमें से डिफरेंट फिलोसफर्स के व्यू ऐड करेंगे, मतलब कि डिफरेंट फिलोसफर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे अकॉर्डिंग टू जस्टिस के, फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका 10 नंबर का लॉन्ग इसमें कवर हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि ओरिजिन ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस का ओरिजिन कहाँ से आया, मीन जस्टिस कहाँ से आया, इसको किसने डेवलप किया, जस्टिस की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसमें ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया हुआ है। इसमें भी आप पहले जस्टिस, मतलब देखिए थोड़ा सा जस्टिस है ना, अब जस्टिस के अबाउट आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने पहले उसमें जस्टिस को डिफाइन करना है कि जस्टिस होता क्या है। और स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है, वो ये है कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट इज जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या है, यहाँ तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर आपसे वो सीधा कहेगा कि व्हाट इज जस्टिस एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आगे ये मीनिंग ऑफ इक्वालिटी वो मैंने आपको ये भी बता दिया कि एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, और ये लॉन्ग एज अ लॉन्ग वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जस्टिस एंड इक्वालिटी, दोनों का साथ लॉन्ग आ सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, एज अ शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल मतलब जो सूरत हाल है, जो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो उससे इसके मुताबिक देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन के सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स ये आपको शॉर्ट में आ जाता है तो आपने क्या करना है, पहले तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है। दूसरा, इसमें 3 फिलोसोफर्स के डिफरेंट व्यूज हैं, ये देखें, थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का और जैन जैक्वेस रूसो का। इन तीनों को आपने छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देना है 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से। मीन्स कि पहले तो आपने इसको डिफाइन करना है, इसकी एग्जांपल दे के एंड पे आपने ये भी लिख देना है कि डिफरेंट फिलोसफर्स के डिफरेंट व्यूज हैं और इनके क्या व्यूज हैं, आपने उनको भी एंड पे 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैनेज करना है। अगर तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉन्ग में आ जाता है तो आपने तीनों को एक्सप्लेन करना है बारी बारी। मीन्स फिर आपने थोड़ी सी डिटेल इंक्रीज करनी है, जितनी 5 नंबर के क्वेश्चन में करते थे ना, आप उसे डबल कर दें तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, अब वो आपको एज ए मतलब लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल ये भी पूछ सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस होब्स डिस्कस करें। थॉमस होब्स की थ्योरी एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्या थ्योरी दी। वो आपसे पूछ सकते हैं कि जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट क्या थ्योरी प्रोवाइड की, या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जैन जैक्वेस रूसो ने आपको क्या थ्योरी प्रोवाइड की। अगर तीनों में से कोई एक थ्योरी भी आपसे पूछी जा रही है ना लॉन्ग में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है। आपने ये बात याद रखनी है कि जिसके अबाउट आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आपने पहले उसको डिफाइन करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 था, चैप्टर नंबर 3 भी क्लियर है। आगे वही है जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तीनों के, तो वो आपने अच्छे से ये क्वेश्चन है था लॉन्ग प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिस बायॉन्ड आवर बॉर्डर्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस बायॉन्ड आवर बॉर्डर्स मतलब हमें किस तरह दूसरों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मीन्स अपने नेशन अपनी कंट्री से हटकर टू वर्ड ग्लोबली पार्टिसिपेट हमें कैसे करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जस्ट वार थ्योरी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स ये देखें, एक तो लिबर्टेरियनिज्म है, लिबरलिज्म है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। मतलब वो कहते हैं कि डिफरेंस करें लिबर्टेरियनिज्म और लिबरलिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये गवर्नमेंट को प्रेफर नहीं करता, ये गवर्नमेंट को प्रेफर करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आगे आ जाता है स्टूडेंट्स कम्युनिटेरियनिज्म। कम्युनिटेरियनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया है। कम्युनिटेरियनिज्म पर नोट लिखें। तो आपने मीन्स के इसमें पहले मतलब आपने जब कम्युनिटेरियनिज्म को सबसे पहले तो डिफाइन करना है ना, कम्युनिटेरियनिज्म है क्या, ये किसको डिफेंड करता है, किसको प्रेफर करता है। उसको डिफाइन करने के बाद आपने पहले लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म का थोड़ा सा व्यू देना है अंदर, कि वो लिबरलिज्म क्या कहते हैं और लिबर्टेरियनिज्म क्या कहता है। उन दोनों को डिफाइन करके फिर एंड पे आपने कहना है कि मतलब वो दोनों पे क्रिटिसाइज करके तो कम्युनिटेरियनिज्म हमें क्या प्रोवाइड करता है। मीन्स कि आपने उनका पीछे वालों का पहले टच दे के उसको उससे कंपेयर करके फिर एक्सप्लेन करना है। फिर आपने इसकी इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है। फिर आपने करना है इसके की फीचर्स को एक्सप्लेन। इसके मतलब अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाए तो आपने इतना लेंथी जाना है, वरना आपने इतना लेंथी नहीं जाना। 5 नंबर के हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन ही लिखना है। एक्स्ट्रा डिटेल स्टूडेंट्स नहीं ऐड करनी, जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपने उतना ही आंसर करना है। आगे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जस्टिस डिनाइड द प्रॉब्लम ऑफ रेस। ये भी आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जस्टिस डिनाइड का। मीन्स कि दूसरों को जस्टिस प्रॉपर्ली जस्टिस ना मिलना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा जस्टिस डिनाइड द प्रॉब्लम ऑफ रेस एक्सप्लेन। मतलब एक्सप्लेन करें कि किस तरह जस्टिस डिनाइड किया जाता है। तो उसमें इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, जस्टिस को डिफाइन करना है। जस्टिस को डिफाइन करने के बाद फिर आपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है। मैंने हर टॉपिक में ऐड नहीं किया, इसलिए मैं आपको एक ही बार बता रही हूँ कि आपने हर टॉपिक में क्या करना है, जस्टिस को पहले डिफाइन करना है, जो भी टॉपिक होगा जस्टिस के अबाउट। फिर आपने प्रॉब्लम ऑफ रेस को एक्सप्लेन करना है, तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4। अब हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है व्हाट थिंग्स शैल आई कॉल आर्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें आर्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज आर्ट एंड नॉन आर्ट, इन दोनों में डिफरेंस करें अकॉर्डिंग टू मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। वो ये भी आपसे कह सकता है कि अकॉर्डिंग आप किन चीज़ों को आर्ट कहते हैं, किन चीज़ों को आर्ट नहीं कहते। मतलब आप अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू विच थिंग्स आर कॉल्ड आर्ट एंड विच थिंग्स आर कॉल्ड नॉन आर्ट, वो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपने अगर आपको आर्ट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने आर्ट को डिफाइन करना है। आर्ट को डिफाइन करने के बाद आपने डिफरेंट 2-3 फिलोसफर्स के अंदर व्यूज दे देने हैं। ये अगर आप इतने ज्यादा व्यूज देंगे ना, मतलब हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो ज्यादा लेंथी प्रोसेस होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपने 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से अपने पेपर को मैनेज करना है। अगर तो आपको वो लॉन्ग में एज अ आर्ट वो पूछेगा नहीं कि व्हाट इज आर्ट, वो शॉर्ट में ही पूछेगा। तो आपने अपने 5 नंबर के हिसाब से इसको मेंटेन करना है।
अब ये आगे आ जाता है नॉन आर्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस वो अक्सर पूछ रहा होता है कि व्हाट इज आर्ट एंड नॉन आर्ट, आर्ट और नॉन आर्ट क्या है। आगे स्टूडेंट्स आर्ट की थेरीज आ जाती हैं। अब देखें, अब अगर इनमें से आपको कोई भी एक भी थेरी पूछी जा रही है ना, तो आपने पहले आर्ट को डिफाइन करना है। आर्ट को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने थेरी की तरफ जाना है कि हम आर्ट किसको कहते हैं, फिर आपने अगली अपनी थेरी को स्टार्ट करना है। स्टूडेंट्स आर्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये थेरी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के हिसाब से। मतलब इसमें बहुत मेन फिलोसोफर प्लेटो एंड अरिस्टोटल का व्यू इस्तेमाल किया गया है, तो मीन्स कि उन्होंने इसको डेवलप किया था। तो आर्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एज अ लॉन्ग भी एज अ शॉर्ट भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखें आर्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, वो आपसे ये भी कह सकता है प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस। प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस, मिमेसिस का मतलब क्या होता है, वही मतलब इमिटेशन। मिमेसिस और इमिटेशन दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। आपने मिमेसिस और इमिटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आपने इन दोनों में मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ठीक मतलब दोनों का सेम मतलब है। अब आपसे वो ये भी पूछता प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस या फिर आर्ट एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, वो डायरेक्ट आपसे ये कह सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स इमिटेशन और रिजेम्बलेंस। इन दोनों में डिफरेंस बहुत आ जाता है पेपर में, अक्सर आ जाता है कि इमिटेशन और रिजेम्बलेंस में क्या डिफरेंस है। अब इमिटेशन का मतलब क्या होता है, एज अ मतलब बिल्कुल कॉपी ही कर देना किसी चीज को, रिजेम्बलेंस उसके जैसा बनने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट अजय देखिए प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस आ गया ना, आपने मतलब इसको इस हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, प्लेटोस थ्योरी ऑफ मिमेसिस। अगर तो आपको ये लॉन्ग में स्टूडेंट्स, अगर तो आपको ये शॉर्ट में पूछा जाता है ना, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्लेटो का व्यू देना है और थोड़ा सा अरिस्टोटल का व्यू देना है। लेकिन अगर वो आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है, तो आपने दोनों को डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि प्लेटो ने क्या व्यू दिया, अरिस्टोटल ने क्या व्यू दिया, और दोनों के व्यूज को किस तरह क्रिटिसाइज किया गया, ये भी आपने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स ये जो तीनों थ्योरी है ना, आर्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ मोशन, आर्ट एज एन कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन, ये तीनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से वो कोई भी दे सकता है आपको लॉन्ग में। पिछले साल मैंने पेपर देखा था, उससे पहले शायद आर्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन आया था लॉन्ग में। तो आपने इन तीनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये तीनों थेरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है कि आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, या तो आपको वो ये कह देगा आर्ट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, फिर यहाँ तो फिर वो उसके फिलोसफर का नाम लिखेगा जिसने उसको डेवलप किया, वेरन का, तो वो क्या कहेगा, अब इसकी थ्योरी को आर्ट की थ्योरी, इसकी आर्ट की थ्योरी को डिफाइन करें या फिर एक्सप्लेन करें। तो आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास आर्ट एज अ कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस। अब आर्ट एज अ कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस, ये हो सकता है कि वो डिफरेंस भी दे दे कि एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन, दोनों में इमोशंस है ना, तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, आपने एज अ डिफरेंस भी इनको याद रखना है। स्टूडेंट्स देखिए फिलोसफी का जो पेपर होता है ना, वो इजी आता है, बस उसको समझने की जरूरत होती है। उसके आपने क्वेश्चन को गौर से समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, फिर आपने देन उसको रिप्लाई करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यही था इसके इस वाले चैप्टर में, यही तीन थ्योरीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आपने इनको एज अ लॉन्ग बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा। ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 है, फिलोसफी ऑफ साइंस। अब इसमें फिलोसफी ऑफ साइंस के बारे में है, तो वो आपसे पूछ भी सकता है कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सूडो साइंस। साइंस और सूडो साइंस में डिफरेंस मैंने आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है, वो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंस और सूडो साइंस, या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। आपके आउटलाइन में मेन टॉपिक है कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है। आपने अगर तो आपको शॉर्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसको साइंटिफिक मेथड को डिफाइन करेंगे व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, और इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे दें। एग्जांपल अगर तो आपको लॉन्ग में पूछा जा रहा है, तो आप मेथड को भी डिफाइन करेंगे, उसके सिंपल व्यू को भी एक्सप्लेन करेंगे, और उसके सिंपल व्यू के क्रिटिसिज्म को भी एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, अगर शॉर्ट में पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, एक तो उसको एक डेफिनेशन देनी है, दूसरा किसी फिलोसफर का व्यू देना है कि उसको 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से मैनेज करना है। अगर तो वो 10 नंबर का पूछ रहा है लॉन्ग में, तो आपने क्या करना है, उसके सिंपल व्यू को भी एक्सप्लेन करना है, उसके सिंपल व्यू के क्रिटिसिज्म को भी एक्सप्लेन करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स की अब व्हाट इज फिलोसफी ऑफ साइंस। अब देखिए ना, आप फिलोसफी में साइंस को पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फिलोसफी ऑफ साइंस। फिलोसफी ऑफ साइंस है क्या, फिलोसफी का साइंस में क्या किरदार है, फिलोसफी किस तरह साइंस से रिलेट करती है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिलोसफी ऑफ साइंस, ये भी आपने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट ये साइंस और सूडो साइंस में डिफरेंस मैंने आपको भी बताया कि ये आपने प्रिपेयर करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड स्टूडेंट्स देखें, आपके आउटलाइन में सिर्फ इंडक्शन को दिया गया है, डिडक्शन का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ इंडक्शन मेथड दिया गया है। लेकिन अगर देखें ना, आपको इंडक्शन मेथड का, अगर आपने इंडक्शन मेथड आउटलाइन में है तो ऑब्वियसली बात है आपको डिडक्शन का भी पता होना चाहिए। देखें ना, इंडक्शन और डिडक्शन दोनों एक दूसरे के उल्ट है, तो आपको इंडक्शन और डिडक्शन दोनों का पता होना चाहिए। वो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड डिडक्शन, लेकिन आपके आउटलाइन में इंडक्शन है, आपने दोनों को प्रिपेयर करना है, इंडक्शन और डिडक्शन को। ये इंडक्शन और डिडक्शन का एक तारुफ है। फिर आगे स्टूडेंट्स आ जाती है प्रॉब्लम विद इंडक्शन, ये भी आपके आउटलाइन का टॉपिक है। आपकी प्रॉब्लम वो आपसे कहेगा कि प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को डिफाइन करें, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को डिफाइन करें, या फिर उसके क्रिटिसिज्म को डिफाइन, मतलब अगर तो वो लॉन्ग में पूछेगा आपको व्हाट इज इंडक्शन मेथड, वो इस तरह पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज इंडक्शन मेथड किस तरह एप्लीकेबल है, उसका क्या यूज़ है, वो कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें क्या काम किया जाता है, वो इस तरह आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर तो वो लॉन्ग में आए तो फिर आपने उसकी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना है, उसके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करना है। अगर शॉर्ट में आए तो आप उसको डिफाइन करें और एक एग्जाम्पल दे दे तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आगे आते हैं स्टूडेंट्स कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज अ लॉन्ग भी और एज अ शॉर्ट भी। पिछले साल ये शॉर्ट में पूछा गया है, आपने इसको लॉन्ग में भी प्रिपेयर करना है। एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये भी क्वेश्चन और एक थॉमस कॉन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शॉर्ट में पूछे गए हैं पिछले साल। अब इस साल पता नहीं वो किस हिसाब से पूछा, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। अब फिर देखिए वो आपको कहेगा कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, आपको वो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि फॉल्सिफिकेशन है क्या, व्हाट इज फॉल्सिफिकेशनिज्म, ये भी आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करना है, मैंने इसको लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये थ्योरी आपको आ सकती है पेपर में, शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। और दूसरा आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कार्ल पॉपर रिजेक्ट द इंडक्शन अप्रोच, व्हाई कार्ल पॉपर रिजेक्ट द इंडक्शन अप्रोच, उसने क्यों उसकी इंडक्शन को रिजेक्ट किया। इंडक्शन रीजनिंग को आपको मैंने लेक्चर में बताया था, कार्ल पॉपर ने उसको रिजेक्ट किया, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसने कार्ल पॉपर ने क्यों उसको रिजेक्ट किया। आगे आते हैं स्टूडेंट्स थॉमस कॉन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये थॉमस कॉन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पिछले साल उसने एग्जामिनर ने पूछा था, इन दोनों की डेफिनेशन मीन्स कि इनके बारे में पूछा था, व्हाट इज साइंटिफिक थ्योरी, व्हाट इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, थॉमस कॉन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन और कार्ल पॉपर थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, इन दोनों को शॉर्ट में पूछा था। लॉन्ग में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चांसेस है इन दोनों थ्योरीज के आने के, आपने इनको एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट बहुत 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 अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आई होप यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इन फिलोसफी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी मदद करे। अगर आपको अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। और दूसरी बात, अगर आप मुझे थैंक यू कहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यही था, आपको यही बताना था कि आपने किस तरह फिलोसफी के पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने पेपर को ध्यान से गौर से पढ़ के टू द पॉइंट आंसर करना है एग्जामिनर को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स। अल्लाह हाफिज़।